अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई एम दादा शाहरुख खान, आई एम अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने लगे वो है रिलेशनशिप काउंसलिंग, रिलेशनशिप थेरेपी भी जिसको कहते हैं, मैरिटल थेरेपी, कपल थेरेपी। स्पेशली हम कपल्स के पर्सपेक्टिव में बात करने लगे। रिलेशनशिप थेरेपी में तो ओवरऑल आ जाता है, उसको भी हम देख सकते हैं, पर स्पेशली मैं कपल के बारे में और मैरिज के बारे में बात करूँगा। तो सबसे पहले मैं सोचा कि इस बारे में बात करूँ क्योंकि बहुत ये इम्पोर्टेंट टॉपिक आजकल लोगों को रिलेशनशिप बनाने में या मेंटेन करने में बहुत इश्यू हो रहा है और मुझे किसी ने रिकमेंड भी किया था। तो हम इसके बारे में मैं सोचा बात करूँ और स्पेशली खाली क्लाइंट्स और लोगों के लिए नहीं, मतलब मैंने कहा प्रोफेशनल या जो स्पेशली इमर्जिंग एंड न्यू हैं, उनके लिए भी इस बारे में बात करूँगा कि वो कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं या क्या-क्या पर्सपेक्टिव होते हैं या क्या-क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं जो आप देखती हो रिलेशनशिप थेरेपी में या काउंसलिंग में। ताकि जो न्यू है इस फील्ड में काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट, उनको भी फ़ायदा हो, उनको भी पता लगे, उनकी भी नॉलेज में इज़ाफ़ा हो और मतलब कि जो लोग लेना चाह रहे हैं उनको भी पता लगे कि कैसे दी जाती है या कब लेनी चाहिए एक्सेट्रा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि रिलेशनशिप एक क्या होता है। तो रिलेशनशिप इंग्लिश में बात करें, इट रेफर्स टू अ कनेक्शन और अ बॉन्ड बिटवीन टू और मोर पीपल। सिंपल डेफिनिशन ये इसकी होती है। कि आपका जो ताल्लुक होता है 2 या 2 से ज़्यादा लोगों में, वो आपका कहलाएगा रिलेशनशिप, जिसको हम ताल्लुक कहेंगे। और अगर हम कपल्स की बात करें तो उसको अज़दवाजी ताल्लुकात करेंगे, जो हम अज़दवाजी ताल्लुकात है उसको हम कहेंगे। अब हम बात करेंगे सबसे पहले कि हमें काउंसलिंग होती क्या है, रिलेशनशिप काउंसलिंग। तो रिलेशनशिप काउंसलिंग जो होती है, जिसको हम कपल काउंसलिंग भी कह सकते हैं, रिलेशनशिप में तो और भी चीज़ें आ जाती हैं, ये इसका पार्ट होता है। स्पेशली अगर हम देख लें, मैरिटल काउंसलिंग भी इसको कहते हैं हम, और इस तरह कपल काउंसलिंग, बहुत से नेम है इसके, स्पेशली अगर हम मैरिज के रिलेशनशिप में देख रहे हैं तो। ये इज़ अ टाइप ऑफ साइकोथेरेपी कह लो, स्पेशली काउंसलिंग होती है। साइकोथेरेपी थोड़ी-सी डिफरेंट होती है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे, दोनों का डिफरेंस एक वीडियो बना लेंगे। पर स्पेशली इज़ अ टाइप ऑफ काउंसलिंग जिसमें जिसका मकसद होता है कि आप जो कपल्स हैं, उनकी जो प्रॉब्लम अराइज़ हो रही है, डिफ़िकल्टीज़ हो रही हैं, चैलेंजेज़ उनके आ रहे हैं, उसको कैसे ओवरकम करना है। और स्पेशली ये इसलिए यूज़ होती है कि आप जो हो अपने रिलेशनशिप को इम्प्रूव करना चाह रहे हो। सबसे ये मेन मकसद है। ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो, आपको कोई अपने रिलेशनशिप को इम्प्रूव करना चाह रहे हो, आपको कुछ उसमें नज़र आ रहे हैं ऐसी चीज़ें कि जो आप इम्प्रूव कर सकते हो, तो आप ये लो और दोनों लें तो बेस्ट होता है। और अब हम बात करेंगे कि व्हेन टू सीक रिलेशनशिप काउंसलिंग या थेरेपी या कपल थेरेपी कह लो, कब लेनी चाहिए। इसमें हम वार्निंग साइन्स की भी बात करेंगे कि अनहेल्दी रिलेशनशिप क्या होता है, वार्निंग साइन्स क्या होते हैं जो आपको बताएँगे कि आपका रिलेशनशिप अब ठीक नहीं चल रहा है, अब आपको यू नीड प्रोफेशनल हेल्प या आपको रिलेशनशिप काउंसलिंग की नीड है। तो सबसे पहले आप ले किसी भी टाइम सकते हो, इट्स अप टू यू। स्पेशली आपको लगना चाहिए कि आपको नीड है, तो आप लो। क्योंकि आपने लेनी होती है, स्पेशली कपल्स ने लेनी होती है जो रिलेशनशिप में हैं, तो उनको बेहतर अपने बारे में पता होगा कि कब उनको ज़रूरत है। तो आप तब ले सकते हो, आपको ज़रूरत पड़ रही है। कभी-कभी आपको मेंटल हेल्थ इश्यूज़ भी होते हैं, जैसे आपका रिलेशनशिप अफेक्ट हो रहा है, कोई कपल में बहुत ना भी इश्यू हो या आपको बहुत एंगर इश्यूज़ आ रहे हैं, तो आप उस लिहाज से भी ले सकते हो। या आपको लोग भी अगर रियलाइज़ करा रहे हैं, आपका पार्टनर रियलाइज़ करा रहा है, फैमिली रियलाइज़ करा रही है आपकी, या तो आप तब भी ले सकते हो। ज़रूरी नहीं कि एक बंदे ने बताया तो एक आध बंदे ने, तो आप तो उसको इग्नोर भी चलो कर दो, पर अगर ज़्यादा लोग बता रहे हैं या ज़्यादा लोग स्पेशली अफ़ेक्ट हो रहे हैं आपके रिलेशनशिप से, क्योंकि आपका हमारा सोशल ह्यूमन बीइंग है, हम रिलेशन बना के ही चलते हैं। तो हमारा रिलेशनशिप नहीं ठीक चलेगा तो आगे हम ना बना पाएँगे, ना हम अगले से मेंटेन कर पाएँगे। तो इर्द-गिर्द के लोग भी हमारे अफ़ेक्ट होते हैं। तो इसलिए रिलेशनशिप भी इम्पोर्टेंट होते हैं, उनको मेंटेन करना भी इम्पोर्टेंट होता है, और इसलिए। तो अगर आपको लोग भी कह रहे हैं बहुत, या आपके लोग इर्द-गिर्द अफ़ेक्ट भी हुए, तो आप तब भी ले सकते हो। तो आपने द खुद भी आपको रियलाइज़ होना चाहिए। अब हम मॉर्निंग साइंस की भी बात करेंगे या क्या ऐसे अनहेल्दी ट्रेड्स हैं या अनहेल्दी रिलेशनशिप में ऐसी चीज़ें होती हैं कि जब आपको आइडिया हो जाए या आपको नहीं पता, तो आइडिया आप लगा सकते हो कि आपको अब ज़रूरत है काउंसलिंग या थेरेपी की। सबसे पहले आ गया कि आप जो हो एक्सप्रेस करना। यू हैव डिफिकल्टी एक्सप्रेसिंग योर फीलिंग्स, योर इमोशंस टू अनदर पर्सन। अपने स्पेशली पार्टनर को आप जो हो अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशन नहीं बता पाए, क्योंकि हमारा एक सेक्रेड रिलेशनशिप होता है, हम डीप कनेक्शन होता है। तो हम जब तक एक्सप्रेस नहीं करेंगे अपनी नीड्स, तो अगले को कैसे पता लगेगा। ठीक है, कुछ बातें हमें वर्बल क्यू से या वैसे समझ जानी चाहिए, पर
वी आर ह्यूमन बींग्स, वी आर नॉट रोबोट, या हम कोई मैजिशियन नहीं है कि हमें अगले की बात पता लग जाए। टेलीथेरेपी नहीं हम करते, तो इसलिए कि हमें ज़रूरी नहीं है कि हर बात अगले की समझ जाएँ हम। तो हमें एक्सप्रेस भी करना चाहिए। तो मैं कम्युनिकेशन इश्यूज़ हैं, हम एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, ज़रूरी नहीं होता कि अगला पार्टनर बुरा है या जो नहीं एक्सप्रेस करा वो बुरा है, या अगला पार्टनर बुरा है जो आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। वो हो सकता है, पर ज़रूरी नहीं होता कि अगला पार्टनर आपका केयरिंग भी हो, बहुत अच्छा हो, फिर भी आप नहीं एक्सप्रेस कर पा रहे या आपके पार्टनर को है, आप रिकॉग्नाइज़ कर रहे हो, तो आप तब भी रिलेशनशिप थेरेपी ले सकते हो, अपनी कम्युनिकेशन इम्प्रूव करने के लिए, अपना रिलेशनशिप इम्प्रूव करने के लिए। फिर आ जाता है कि आप जो हो, आप में फ्रीक्वेंट डिसएग्रीमेंट्स हो रही हैं, आप में अनरिज़ॉल्व्ड इश्यूज़ आ रहे हैं, तो उसके लिए तो आप स्पेशली ले सकते हो। दैट इज़ द मेन रीज़न। क्योंकि जब प्रॉब्लम्स आएँगी रिलेशनशिप में, इश्यूज़ आएँगे, तो आपने उनको मैनेज करना है। आप मैनेज नहीं करोगे तो प्रॉब्लम छोटी भी होगी तो बड़ी से बड़ी होती जाएगी। तो इट्स बेटर कि आप अपने रिलेशनशिप को अब रिज़ॉल्व करो, जो भी आपके प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। क्योंकि हम कभी-कभी कहते हैं कि अगर हम छोड़ देंगे उसको, या हम छोड़ देते हैं या इग्नोर कर देते हैं कि जी खुद ही ठीक हो जाएगा, या इसको इग्नोर करो, या बीच में ईगो आ गई, वैसे हम इग्नोर कर देते हैं। कुछ कपल्स में सुना करते हैं कि हम बातचीत नहीं करते, अगले दिन ठीक हो जाते हैं। वो आपके अनकॉन्शियस में चलता रहता है, आपके रिलेशनशिप को अफ़ेक्ट कर रहा होता है, अल्टीमेटली वो फिर कोलैप्स ही करेगा। तो आपने अनरिज़ॉल्व इश्यूज़ नहीं छोड़ने, इस बारे में बात करनी है। बहुत गुस्सा भी चढ़ रहा है तो शुरू में हम जैसे गुस्सा कर लेते हैं, उसमें ये होता है कि एक तो अनहेल्दी तरीके से हमने एक्सप्रेस कर लिया, उससे भी आपका इफ़ेक्ट हो रहा था, पर उससे एक्सप्रेस हो गया। मतलब जब आप बिल्कुल छोड़ देते हो, एक्सप्रेस ही नहीं करते या रिज़ॉल्व करने की कोशिश ही नहीं करते, तो वो आपका मेजर इम्पैक्ट आपके रिलेशनशिप को करता है और कर भी सकता है। तो आपने एक तो अगर रिज़ॉल्व भी करना है या उसको डिस्कस भी करना है, कम्युनिकेट भी करना है, तो आपने हेल्दी वे में करना है, और अनरिज़ॉल्व आपने इश्यूज़ नहीं छोड़ने। इस बारे में बात ना करो, इग्नोर कर दो, तो वो आपको इम्पैक्ट करेगा, आपके फ्यूचर में ही आपको इम्पैक्ट करेगा रिलेशनशिप में। और फिर आ गया कि लैक ऑफ लव और कनेक्शन आपके में हो है, या आप विथड्रॉ हो रहे हो रिलेशनशिप से, या आपको अब इंटरेक्शन नहीं, दिल का फिजिकल, इमोशनल, मेंटल कोई कनेक्शन फील नहीं हो रहा है, लव नहीं फील हो रहा। कभी कभी होता है कि रिलेशनशिप बहुत अच्छा जा रहा है, और टाइम टू टाइम होता है कि आपका हम चीज़ों में बिजी हो जाते हैं, या हम जो हैं बिजी हो जाते हैं, तो हम या टाइम नहीं दे पा रहे होते, या हम या एक दूसरे से बोर हो जाते हैं, या हम कुछ भी हो जाता है, कोई भी रीज़न हो, मैं या शुरू से ना हो वो भी एक चीज़ है, पर अगर टाइम टू टाइम आपका अगर लव कम होता जा रहा है, या आपको नहीं समझ आ रही, तो आप भी ले सकते हो। तो इसी से एक और पॉइंट आ गया कि अगर आपको एक्सप्रेस की, जैसे हमने बात की, अगर आपको जो है लव जो है आपको एक्सप्रेस नहीं करने आ रहा, लव भी आपको एक्सप्रेस करने नहीं आ रहा, तो तब भी आप ये ले सकते हो। और अगर आपका लैक ऑफ लव हो रहा है, इंटरेस्ट एक दूसरे में ख़त्म हो जाता है, तो तब भी आप ले सकते हो ये काउंसलिंग, रिलेशनशिप काउंसलिंग या कपल काउंसलिंग। तो दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। और फिर हो गया ट्रबल्स मेकिंग डिसीजंस टुगेदर, कि आप लोग जैसे हमने कहा अनरिजॉल्व इश्यूज हैं, आप एक बात पे नहीं आ रहे, तो आपको डिसीजन एक साथ लेने में नहीं समझ आ रही, तो आप तब भी ये ले सकते हो, क्योंकि आप दोनों कपल हो, आप हार्मनी में चलोगे तभी होगा। एक बंदा डिसीजन लेता जा रहा है, दूसरा सरप्रेस्ड ही फील करेगा, और वो अनहेल्दी रिलेशनशिप ही हो जाएगा। तो ये भी एक वार्निंग साइन है, या अनहेल्दी रिलेशनशिप की ट्रेट है, कि आप लोग एक या डिसीजन पे नहीं आ रहे, आप डिसीजन साथ मिलके आप हार्मनी में मेंटेन नहीं कर पा रहे। फिर आ गया जो सबसे मेजर है, कि कोई वायलेंस हो रहा है, एक्सपीरियंस ऑफ अब्यूज़ है, वायलेंस है, कुछ सेट है, कोई आपको वैसे रिलेशनशिप में स्ट्रेस है, तो उसके लिए भी आप ले सकते हो। दोनों लें तो बेस्ट होता है, क्योंकि दोनों का पर्सपेक्टिव पता लगेगा, या दोनों मैनेज करना सीखेंगे। पर अगर एक अवेलेबल है फिर भी आप ले सकते हो, बट दोनों लें तो बेस्ट होता है। पर एक भी आप ले सकते हो कि अगर आपको अगला भी, चलो अगले में कोई इश्यू है, पर आपको समझ नहीं आ रही उससे मैं कैसे निकलूँ या डील करूँ, तो तब भी आप ले सकते हो। बट इट्स बेस्ट कि दोनों जो हैं कपल, वो अगर ये ले साथ, तो तभी ये सही वर्क करेगा। फिर आगे कुछ स्ट्रेसफुल इवेंट है जिसने आपको इम्पैक्ट किया है, कोई भी स्ट्रेसफुल इवेंट हो सकता है, आपको इम्पैक्ट किया है, आप दोनों को स्पेशली, एक को भी किया है तो आप ले सकते हो, आपको इश्यू हो रहा है रिलेशनशिप में, या आपको कोई ऐसा है, कोई एक्सीडेंट हो गया, किसी के लव वन की डेथ हो गई है, खुदा ना खास्ता बच्चों की डेथ हो जाती है, फैमिली मेंबर में कोई हो गई है, कोई और आपको इश्यू हो गया, कोई हेल्थ इश्यू हो गया है, मेंटल इश्यू हो गया है, तो तब भी आप ले सकते हो, उसके लिए तो आप लेते ही लेते हो। पर उसके लिए अगर आपको रिलेशनशिप को इम्पैक्ट हो रहा है, तो आप रिलेशनशिप ले सकते हो काउंसलिंग। फिर आ गया कि आपका रिलेशनशिप को आपने स्ट्रॉन्गर बनाना है, इम्प्रूव करना है, तो आप तब भी ले सकते हो।
और सबसे मेजर जो चीज़ है जिसको हम इग्नोर करते हैं, स्पेशली आप इंटीमेट रिलेशनशिप में हो, आप जो हो इर्तिबाती ताल्लुकात में हो, आप जो हो कपल हो, तो आप में सेक्सुअल इश्यूज़ जो आ रहे हैं, उसके लिए भी आपको मैं कहूँगा इट्स वेरी नेसेसरी कि आप लें, उसके बारे में आप बातचीत करें। क्योंकि हम इसको टैबू समझते हैं, बातचीत नहीं करते, या हम करें भी तो हम समझते हैं डॉक्टर से बात करनी है। वो ठीक है, मेडिकल स्पेशलिस्ट से भी आप बात करो, या किसी इस तरह डॉक्टर से बात करो। पर आपको कभी-कभी होता है कि आपको मेजर इश्यू नहीं होता, मतलब मेडिकल इश्यू नहीं होता। अगर मेडिकल इश्यू आपने चेकअप कराया तो मेडिकल भी आप साथ-साथ लो। पर कभी-कभी होता है कि हमारे स्ट्रेस, मेंटल इश्यूज़ और प्रेशर की वजह से, या हमें इसकी साइको एजुकेशन नहीं होती, तो हमारे में या सेक्सुअल इश्यूज़ आ रहे होते हैं, जिसमें टाइमिंग का इश्यू, किसको प्रीमेच्योर एजैकुलेशन कहते हैं, स्पेशली लड़कियों को भी इश्यूज़ आ जाते हैं, या कोई हमारा हेल्दी कम्युनिकेशन नहीं हो रही, उस वजह से भी, या हमारे सेक्सुअल इश्यूज़ हैं, हम एक नीड्स नहीं अगले की समझ पा रहे, सेक्सुअल नीड्स भी, तो हम उसके लिए भी ले सकते हैं। और ज़रूरी नहीं होता कि एक मैंने बात सुनी है कि लोग कहते हैं कि ये तो फिर बुकिश बातें हैं, या अगर उसने एक्सपीरियंस नहीं की हुई, काउंसलर, थेरेपिस्ट ने, या मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट ने, या कोई भी एक्सपर्ट ने, तो वो कैसे आपको गाइड करेगा? उसने उसके बारे में पढ़ा होता है, एक्सपीरियंस किया होता है, तो उसको, उसने काम किया होता है, तो उसको नॉलेज होती है। ऑब्वियसली फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस आपका ही होगा, पर ही और शी विल गाइड यू। तो आप इसलिए सेक्सुअल इश्यूज़ के लिए भी आप ले सकते हो काउंसलिंग और थेरेपी। और इसके लिए भी दोनों को लेनी पड़ेगी, चाहे एक को मसला अगले को और नीड समझानी पड़ेंगी, या अगले को भी समझने की ज़रूरत है। फिर आगे इसमें हम बात करेंगे कौन सी 2 टाइप्स की डिफरेंट टाइप्स ऑफ काउंसलिंग आप ले लो, साइकोथेरेपी ले लो, तो वो 2 टाइप की होती हैं। तो आप जो हो, पहली होगी प्री मैरिटल काउंसलिंग, जो शादी से पहले होगी, या कोई कनेक्शन बनाने से पहले होगी, या रिलेशनशिप में जाने से पहले होगी, वो आप लेते हो, उसको हम प्री मैरिटल काउंसलिंग कहेंगे। या जिसमें आप बात कर सकते हो फाइनेंसिस की, या कैसे अपने रिलेशनशिप स्टार्ट करना है, मेंटेन करना है, और फाइनेंसिस की भी आप बात कर सकते हो, और आप फैमिली प्लानिंग, दोनों कपल्स भी ले सकते हैं रिलेशनशिप में आने से पहले, या आने वाले हैं, या स्टार्ट ही है अभी। और फिर वैल्यूज़, बिलीव एक दूसरे की बात कर सकते हो। फिर आ गया पोस्ट मैरिटल। पोस्ट मैरिटल इतना वर्ड यूज़ नहीं होता, बट दैट इज़ अ कॉमन टर्म। पोस्ट मैरिटल काउंसलिंग पे सारी हो जाती है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, कि जो हम रिलेशनशिप में आने के बाद, या शादी के बाद हम जो काउंसलिंग लेंगे रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने के लिए, वो होगी पोस्ट मैरिटल काउंसलिंग। अब हम बात करेंगे हाउ रिलेशनशिप काउंसलिंग या कपल एंड मैरिटल काउंसलिंग इज डन। ये हम बात उस पर्सपेक्टिव में भी करेंगे कि जो लोग देख रहे हैं, जिन्होंने लेनी है या लेना चाहते हैं, उनको भी आइडिया हो जाए किस तरह ये दी जाती है, और किस तरह मतलब कि है, और जो प्रोफेशनल या इमर्जिंग या न्यू प्रोफेशनल्स आ रहे हैं इस फील्ड में, उनको भी आइडिया हो जाए। तो दोनों के लिए है। हर कोई अपने हिसाब से देता है, जो मुझे ठीक लगता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई द रूट कॉज़ करनी होती है। उसमें आप पैटर्न भी देख सकते हो, आपका क्या है, कपल्स का मतलब का वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ एक्सेट्रा, स्पेशली आपकी रूट कॉज़ क्या है, आपने वो आइडेंटिफाई करनी होती है कि इमोशनल है, क्या है, फाइनेंशियल है, एंगर इश्यूज़ हैं, मेंटल इश्यूज़ हैं, क्या है, तो आपने वो भी देखना होता है। तो रूट कॉज़ सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई करनी होती है, जिसमें आप अच्छे से हिस्ट्री टेकिंग लोगे, जिसकी मैंने बात की अपनी पिछली वीडियो में, और मज़ीद भी बनाऊँगा इस पे मैं वीडियो, स्पेशली कि हिस्ट्री टेकिंग कैसे ली जाती है, और मेन इश्यू क्या है, इस पे आप सबसे पहले बात करोगे रिलेशनशिप काउंसलिंग में। अगले की एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, क्या नाम है, ज़रूरी नहीं है कि बहुत आप कोई टेक्निक्स अप्लाई करें, कभी-कभी बातचीत के ज़रिए भी आपको बहुत मसले पता लग जाते हैं, और मैनेजमेंट आपको कपल से ही पता लग जाती है। फिर आगे आपने टेकिंग पर्सपेक्टिव ऑफ बोथ पार्टनर्स, क्योंकि मैंने कहा रिलेशनशिप काउंसलिंग आप कोई और भी रिलेशनशिप ले लो, बहन-भाई का है, सिबलिंग्स का है, पेरेंट-चाइल्ड का है, तो वो रिलेशनशिप काउंसलिंग अगर वो भी ले रहे हैं, तो आपने रूट कॉज़ पता कर ली, फिर आपने दोनों का पर्सपेक्टिव लेना है कि दोनों की क्या एक्सपेक्टेशन है, कहाँ पे दोनों वर्क कर सकते हैं, दोनों को समझने की भी ज़रूरत है कि दोनों क्या कर रहे हैं, कि दोनों की क्या मिस्टेक्स हैं, या दोनों कहाँ इम्प्रूव कर सकते हैं, दोनों ने वर्क करना है। अगर एक का भी चलो सपोज़ इश्यू है, तो अगले को भी समझने की ज़रूरत है। दोनों स्पेशली कपल्स, दोनों या जो भी रिलेशनशिप में है, दोनों लेंगे थेरेपी तो बेस्ट है। ज़रूरी नहीं होता कि आप इकट्ठे लो, इकट्ठे भी कुछ एक ग्रुप में भी होती है, मतलब पेयर्स में होती है, कुछ आप इंडिविजुअल भी लेते हो, पर दोनों को लेना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और दोनों का पर्सपेक्टिव भी जब तक समझ आएगा, तो जो प्रोफेशनल है, साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर, वो भी अच्छे से वर्क करेगा समझ के। फिर आगे आपने उसमें देखना होता है, जो स्पेशली प्रोफेशनल्स काम कर रहे हैं, काउंसलर्स हैं, जो थेरेपिस्ट हैं, या जो भी साइकोलॉजिस्ट है, मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट,
आपने देखना होता है कि पावर डायनामिक्स भी देखनी होती है कि पावर डायनामिक्स क्या है, कि किसके हाथ में ज़्यादा पावर है, आपने ये भी देखना होता है कि हु हैज़ लॉट्स ऑफ कंट्रोल इन द रिलेशनशिप। अगर एक के में ही ज़्यादा कंट्रोल है तो ऑब्वियसली अगला स्ट्रेस फील करेगा। कोई लोग खुशी-खुशी भी अगले को पावर दे देते हैं, पर एंड में वो सफ़र ही करेगा। तो आपने देखना है कि जैसे हमारे स्पेशली हमारे कंट्री में होता है कि आप जो हो मेल के पास ज़्यादा पावर है, पेट्रियार्कल है हमारा। कहीं पे होता है कि वाइफ़ के पास भी ज़्यादा पावर है, या जो भी है पावर कंट्रोल अगर एक में ज़्यादा है, चाइल्ड का देख रहे हो, पेरेंट्स के साथ, तो पेरेंट्स का ज़्यादा अगर कंट्रोल है, ज़रूरी नहीं है कि पेरेंट्स को ही हर वक़्त कंट्रोल होना चाहिए। टू मच कंट्रोल या पावर डायनामिक्स अगर बैलेंस नहीं होगा तो ये रिलेशनशिप को अफ़ेक्ट करेगा। स्पेशली हम कपल्स की बात करें तो उसमें भी अफ़ेक्ट करेगा। कभी-कभी मेल के पास ज़्यादा, मोस्टली तो मेल्स के पास होती है, अगर फीमेल के पास है तो वो भी सही नहीं होगा। फिर आगे ट्रस्ट इश्यूज़, अगर दोनों में ट्रस्ट इश्यूज़ आ रहे हैं, किसी भी वजह से, कोई आपका प्रायर एक्सपीरियंस है, आपने ट्रस्ट ब्रेक किया है, वो भी अलग बात है। पर ट्रस्ट इश्यूज़ भी हैं तो वो भी आपने देखना होता है कि ट्रस्ट इश्यूज़ हैं कि नहीं। तो अगर आपका ट्रस्ट इश्यू नहीं होगा तो अगला पार्टनर भी आपसे खुश नहीं होगा या आपका रिलेशनशिप अफेक्ट होगा। फिर आपने चेक करना है कि कपल जो है टाइम स्पेंड करते हैं इकट्ठे कि नहीं, या दिन का कितना टाइम स्पेंड करते हैं, उनमें कम्युनिकेशन है कि नहीं, ये भी आपने देखना है। फिर आपने ईच पार्टनर की एक्सपेक्टेशन भी देखनी है कि अगले से क्या है एक्सपेक्टेशंस, मतलब वाइफ की हस्बैंड से क्या है, हस्बैंड की वाइफ से क्या है। और आपने जो है आपने जो है रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखनी है, ये नहीं आपने कहा कि अनरियलिस्टिक रख लो, वो और आपका इम्पैक्ट करेगा रिलेशनशिप को और वो फुलफिल तो होंगी नहीं। जैसे अगर वाइफ है, वो अगर बहुत एक्सपेक्ट रख ले कि हस्बैंड मेरा जी हर वक्त केयर करे, वो बिजी भी हो या वो मुझे वो इतना बहुत, अगर मिडिल क्लास है या नहीं इतना कमाता है, अफोर्ड कर सकता, आपको जी मुझे वो महंगे गिफ्ट ही दे। और अगर हस्बैंड है वो भी ऐसा कुछ अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखी हुई है कि बीवी बाहर का काम भी करती है, ऑफिस जाती है, वर्क करती है, घर के भी वो परफेक्ट काम करे, या जो भी रियलिस्टिक कोई भी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन किसी भी रिलेशनशिप में होंगे तो दैट इज नॉट गुड, वो अफेक्ट ही करेगी रिलेशनशिप को, बिकॉज वी आर ह्यूमन बींग्स। तो हम अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन अगले से भी रख लेंगे तो वो ऑब्वियसली फुलफिल नहीं कर पाएगा, और हम सुपर हीरो नहीं है। और स्पेशली आपने देखना होता है कि अगला बंदा वो कर भी सकता है कि नहीं, उसका भी आपने लेवल देखना होता है, इंटेलिजेंट लेवल, आपने सारा कुछ देखना होता है, फाइनेंशियल एक्सेट्रा। तो अगले पार्टनर की आप एक्सपेक्टेशन भी देखोगे हैं कि नहीं एज अ प्रोफेशनल, और अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन अगर आप आइडेंटिफाई कर रहे हो तो आप उनकी हेल्प कर सकते हो या उनको रियलाइज भी करवा सकते हो और हेल्प भी कर सकते हो, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन वो रखें। फिर आगे अब हम बात करेंगे मैनेजमेंट की कि हम हाँ कैसे रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। हम जो है जनरल टिप्स की बात करेंगे मैनेजमेंट की, जो नहीं हर किसी के साथ वर्क करने पर दीज आर कॉमन, जिस पे आपको वर्क करना चाहिए। सबसे पहले आएगा बी ऑनेस्ट, अपने रिलेशनशिप में ऑनेस्टी हमेशा मेंटेन रखनी है कि आप जो फील कर रहे हो वो आप जो हो अगले को बताओ। सोचिए बहुत ज़्यादा आप क्रिटिसिज्म करने लग जाओ या आप बहुत ज़्यादा ही ब्लंट हो जाओ, अगले को हर्ट कर दो, पर बी ऑनेस्ट, कोई चीज़ छुपा नहीं रहे आप, या आप बहुत कोई फेक नहीं बन रहे। ऑनेस्ट, आपने ऑनेस्टी मेंटेन रखनी है। एक्सपेक्टेशन भी आपको अगर बात बुरी लग रही है तो यू कैन टेल इन अ गुड वे। फिर आ गया मेंटेन रिस्पेक्ट ऑफ ईच अदर्स बाउंड्री, एक आपने पर्सनल, आपने एक दूसरे की भी रिस्पेक्ट करनी है, डिसरिस्पेक्ट नहीं करना, और आपने अगले की बाउंड्री को भी रिस्पेक्ट करना है कि अगले की बाउंड्री आपने देखनी है कि उसको अगर कोई पर्सनल स्पेस चाहिए तो आपने बाउंड्री में बहुत घुसना नहीं है, बेशक हम कपल्स हैं तो तो आपने अगले की बाउंड्रीज को भी करना है। फिर वही बात होगी जो मैंने पहले की, क्या रिलेशनशिप में कोई भी इशू है या कोई है कॉन्फ्लिक्ट, उसको अनरिजॉल्व नहीं छोड़ना, उसको रिजॉल्व करना है। उससे भी आपकी प्रॉब्लम बहुत बढ़ सकती है कि आपने अनरिजॉल्व छोड़ दिया तो वक्ती तौर पे तो आपको लगता है कि जी अभी फाइट नहीं हुई, आप बच गए, बट आप हेल्दी वे में रिजॉल्व करने की कोशिश करो, चाहे अभी नहीं तो थोड़ी देर बाद या अगले दिन या कुछ टाइम बीइंग बाद। अनरिजॉल्व छोड़ेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता हमारे रिलेशनशिप को कमज़ोर करता जाएगा। फिर आ गया आपने इंडिपेंडेंस, अगले की उसको इंडिपेंडेंट रखना है, उसको बहुत डिपेंडेंट नहीं करना, कंट्रोलिंग नहीं होना, आपने उसको स्पेस देनी है, वो काम अपने खुद करना चाहे या वो डिपेंडेंट हो जाए। कभी हम लव में भी आ जाते हैं, हम बहुत वी आर बीइंग इन लव, या मतलब हम बहुत प्यार में भी अगले बंदे के काम करने लग जाते हैं, उसको कंट्रोल कर लेते हैं, तो वो आपने नहीं करना। कभी भी कंट्रोलिंग नहीं होना, बहुत अगले की इंडिपेंडेंस मेंटेन करनी देनी चाहिए। अगर स्पेशली वो खुद कोई काम करना चाह रहा है तो आपने करने देना चाहिए, कोई भी रिलेशनशिप है, चाहे बच्चे का भी है और पेरेंट्स का भी है, स्पेशली कपल में भी। ये नहीं कि वाइफ सारे काम कर रही है या हस्बैंड है, हस्बैंड सारे काम कर रही होते हैं, वाइफ को कुछ करने नहीं देते। बेशक आप केयरिंग हो,
वो टॉक्सिक बन जाता है या वो अनहेल्दी हो जाता है कि आप उसको कुछ करने नहीं दे रहे, आपने डिपेंडेंट कर दिया, तो आपके बगैर वो चल नहीं पाएगी, वैसे भी वो सफोकेटेड फील करेगी। और अगर अगला पार्टनर आप पे बहुत डिपेंडेंट हो रहा है तो आपने उसकी भी हेल्प करनी है इंडिपेंडेंट होने। फिर आगे स्पेंड टाइम टुगेदर, कि आपने टाइम लाजमी स्पेंड करना है। आई नो आजकल दोनों पार्टनर बिजी होते हैं, पर आपने कोशिश करनी है कि आप टाइम ज़रूर स्पेंड करें कपल्स। अगर आप दोनों वर्किंग हैं या घर में भी अगर बीवी बहुत बिजी है, आप दोनों बिजी हैं, फिर भी आप खाना अगर खाते हैं इकट्ठे, आप टाइम स्पेंड करें, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, या सोने से पहले आपके पास टाइम है आप स्पेंड करें। अपना टाइम लाजमी स्पेंड करना। अगर आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है तो यू कैन आप वीकेंड पे या संडे पे आप निकाल के ज़रूरी आप टाइम स्पेंड करें। बेशक आप बाहर जाएँ, बाहर नहीं भी जा रहे, कोई पार्क में जा सकते हैं, पर आप अपने साथ लाज़मी टाइम स्पेंड करें। डेली करें तो बेस्ट है, नहीं कर सकते तो वीकेंड पे लाज़मी स्पेंड करें। उससे भी आपकी बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होती है, आपको बहुत बारे में पता है। तो ये नहीं कि आप सिर्फ़ बैठे हुए हैं, कोई बात नहीं कर रहे, या आप गैजेट्स में लगे हुए हैं, टीवी देख रहे हैं या मोबाइल में लगे हुए हैं। आपने एक-दूसरे को टाइम देना है। और आप कोशिश करें कि हेल्थी कम्युनिकेशन करें जब टाइम स्पेंड करें। फिर आ जाता है कि आपने फॉरगिव, ग्रैटिट्यूड और एप्रिशिएट, ये 3 फ़ॉर्मूलाज़ कह लो या 3 ये मेन हैं, इनको आपने अपने रिलेशनशिप में हमेशा रखना है। फॉरगिविंग एटीट्यूड आपका होना चाहिए, नहीं कि आप बहुत ही फॉरगिविंग हो जाओ, अगला आपको फॉर ग्रांटेड ले, ये भी 2 वेज़ में वर्क करेगा। पर आपने फॉरगिव करना, छोटी-छोटी गलती आप माफ़ करने लग जाओ, फॉरगिव कर लो। इससे भी आपको स्ट्रॉन्ग होगा। वैसे भी हम ह्यूमन बीइंग है, कोई मिस्टेक हो जाती है, तो आपने फॉरगिविंग एटीट्यूड अपना रखना है, फ्लेक्सिबिलिटी अपने अंदर रखनी है। फिर आ गया ग्रैटिट्यूड, आपने हमेशा खुशगवारी या ग्रैटिट्यूड मेंटेन रखनी है, आपने थैंकफुल रहना है कि आपका पास एक पार्टनर है, एज़ अ गुड पार्टनर है। आपने अगले बंदे को भी रियलाइज़ कराना है, बोल के भी करा सकते हो, कंडक्ट से भी, बिहेवियर से भी करा सकते हो कि आई एम थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू हैव यू। फिर आ गया एप्रिशिएट, आपने एक-दूसरे को एप्रिशिएट लाज़मी करना है, और एप्रिशिएट करिए नहीं कि बहुत बड़ी कोई बात हो तो आपने एप्रिशिएट करना है, छोटी से छोटी बात भी एप्रिशिएट कर सकते हैं। ये नहीं कि आप बहुत ही फेक बन जाएँ, बट आप जो बात एप्रिशिएट करने वाले आप लाज़मी करें, किसी ने कोई एफर्ट किया है या कोई आपको गिफ्ट दिया है तो आप ज़रूर एप्रिशिएट करें। और ये नहीं कि सोशल मीडिया पे ही आप कर रहे हैं, वर्बली भी आपने करना है, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा सोशल मीडिया पे ओपन होते हैं और वैसे इतने ओपन नहीं होते, या वैसे उनकी अनहेल्दी रिलेशनशिप होता है, तो ये आपने नहीं करना। और सोशल मीडिया से भी हम बाद में बात करेंगे, नज़र का कॉन्सेप्ट भी होता है, आप माने ना माने, उससे हट के भी वैसे भी पब्लिसाइज़ अपने रिलेशनशिप को कम से कम करें। और जो एप्रिशिएट करना है वो आप कम्युनिकेशन के ज़रिए ही करें, और टाइम टू टाइम इम्प्रूव होती है कम्युनिकेशन आपकी। फिर आगे रिस्पेक्ट एंड गिव टाइम टू वन अनदर फैमिली, कि आपने अगले की फैमिली को भी इम्पोर्टेंस देनी है। हम समझते हैं कि हम जो हैं अगले को फैमिली को टाइम नहीं दे रहे और तो कोई इशू नहीं है, हमने इसको देना है। ठीक है, आपको बॉन्ड बनाने में कोई न्यू फैमिली का टाइम लगता है, जैसे कि गर्ल आती है वो भी कोशिश करे कि वो एफर्ट अगर कर रही है, नहीं करी तो करना चाहिए, को लड़की भी कर रही होती है एफर्ट, तो ये मेरा बॉयज़ के लिए भी है कि वो भी एफर्ट करें। फीमेल्स की जो है फैमिली की रिस्पेक्ट करो, और उनके साथ कनेक्शन हो, उनके साथ टाइम स्पेंड करो, चाहे मैसेज फ़ोन पे बात कर लो, कभी-कभी मिल लो या नहीं मिल सकते, फ़ोन पे कनेक्शन रखो। क्योंकि गर्ल एफर्ट कर रही है तो आपको भी करना चाहिए ना। तो ये मेरी वीडियो थी, और हाँ, एक बुक है मैन ऑफ मार्स वुमन ऑफ वीनस, मैंने बहुत पहले पढ़ी थी, तो आप पढ़ सकते हैं अगर आप पता लगाना चाह रहे हैं, या आपको आइडिया होगा कि गर्ल्स और बॉयज़ की क्या एक्सपेक्टेशन डिफरेंट होती हैं, उनकी केमिस्ट्री, उनकी बायोलॉजी भी फ़र्क होती है, तो इसलिए थोड़ी-सी उनकी एक्सपेक्टेशन और नीड्स फ़र्क होती है। तो आपने वो पढ़ लें, रिकमेंडेशन है। तो होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, बहुत लंबी वीडियो होगी, यूजुअली मैं कोशिश करता हूँ कि कम वीडियो, ज़्यादा ड्यूरेशन की ना हो कि आप लोग भी बोर हों, पर ये बताना ज़रूरी था। पहले भी मैंने वीडियो बनाई थी, वो सही बनी नहीं, मैंने क्लिनिक में बनाने की कोशिश की थी तो सही नहीं बनी थी वो वीडियो, वहाँ पे नॉइज़ भी थी एक्सेट्रा। तो होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, स्पेशली रिलेशनशिप के बारे में थी, कपल काउंसलिंग का मैंने बता दिया, स्पेशली रिलेशनशिप के बारे में थी, कैसे उसको इम्प्रूव करना है। तो होपफुली आपके लिए अच्छी होगी वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। टिल देन बाय, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।